हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। संगम काल भी बहुत इंपॉर्टेंट समय अवधि थी जिसमें हर तरह के जो है बदलाव देखने को मिला। कहते हैं यहाँ पर जो है हम हर तरह की बातों को यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इवन की स्त्रियों की जो है दशा जो है संगम काल में किस प्रकार की थी, इस पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे। कहते हैं संगम काल से जो है दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास का ये युग है जब तमिल कवियों द्वारा बड़ी संख्या में तमिल कविताओं की रचना की गई थी। यानी संगम काल में देखा जाए तो बहुत से जो है तमिली कवि जो थे उन्होंने तमिल में कविताओं की रचना की थी। संगम शब्द कवियों के जो है समागम या एक साथ आने को बताता है। यानी संगम का अर्थ आप जानते ही हो कि मिलना, ठीक है, एक दूसरे में मिल जाना या संगम होना। तो इस समय संगम काल इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत से कवि जो दूसरे भाषाओं में लिखते थे आपस में मिल के जो है कविताओं की जो है लड़ियाँ लगा दिया। परंपरागत रूप से एक के पश्चात एक 3 संगम आयोजित किए गए। सभी तीनों संगम जो है मदुरै के पांड्य शासकों के संरक्षण में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए। यानी देखा जाए तो 3 संगम जो थे वो उस समय लगाए गए और पांड्य के शासक ने इसका जो है संरक्षण भी किया। कहते हैं संगम साहित्य में रची कविताएं 2 विषय वस्तु पर आधारित थी, प्रेम और युद्ध पे। यानी प्रेम और युद्ध पे जो था संगम वंश के सभी जो है कविताएं आधारित थी, जिन्हें बाद में जो ताईगई नामक 8 संग्रह में संग्रहित कर दिया गया। यानी देखा जाए तो इसको बाद में जो है तो तागाई नामक 8 संग्रहालय में से संग्रहित कर दिया गया क्योंकि आने वाला पीढ़ी भी इससे आनंदित हो सके। इस साहित्य का जो है सृजन काल माना जाता है कि ईसा पूर्व 300 से लेकर 300 ईस्वी तक का है। यानी बैकवर्ड से लेकर एडी तक जो है इसकी समय अवधि बताई गई तो 600 के आसपास माना जा सकता है। ठीक है, इस साहित्य की एक जो है सर्वनीय विशेषता तत्कालीन तमिल समाज का विविधतापूर्ण वर्णन तथा उत्तर आर्य सभ्यता के साथ जो है सामंजस्यपूर्ण रिश्तों का इसमें विवरण हमें मिलता है कि यहाँ पर जो है आर्य के साथ कैसे इनका रिश्ता था। इस बात का जो है विस्तार पूर्वक हमें जो है ज्ञान प्राप्त होता है। देखा जाए तो तमिल क्षेत्र जो है तिरुपति की पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी के छोर तक विस्तृत था और यह बड़ी संख्या में कबीलाएं समूह में विभक्त था तथा कबीलों के सरदार की परंपरा वंशवादी थी। यानी यहाँ पर साफ शब्दों में बात बताई गई है कि तमिल क्षेत्र जो है तिरुपति पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी के छोर तक ये विस्तृत था और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि ये समूहों में जो है कबीलाएं समूह में विभक्त हो रखे थे। यानी उस समय कबीलाओं में थे और उनकी सरदार जो था एक वंशवादी होते थे, यानी एक के बाद एक बनने वाले जो थे उन्हीं के परिवार से बना करते थे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वंशवादी। देखा जाए तो संगम युग के दौरान तमिल क्षेत्र पर शासन करने वाले बड़े ही कबीलाएं सरदार चोल जिनकी राजधानी थी उरेयर। यानी ये चोल वंश के शासक थे जिनकी राजधानी इन्होंने बनाया था उरेयर। चेर जो है जिनकी राजधानी थी और बंजी फरूक के निकट था। यानी कहाँ पर था ये, बंजी करूर के निकट था। तथा ये पांडव जिनकी राजधानी थी मदुरै। ठीक है, पांड्य जो थे सम्राट थे उसके राजधानी कहाँ थी, मदुरै। चोल चेर अथवा पांड्य के बीच बार बार संघर्ष होते ही रहते थे, यानी बार बार युद्ध होते रहते थे। इसलिए इनके समय की कविताओं में युद्ध और प्रेम की बातें जो है साफ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप संगम कवियों ने युद्ध आधारित कविताओं का जो है सृजन की प्रेरणा इन्हीं से प्राप्त हुई क्योंकि बार बार संघर्ष करने का अर्थ था कि इनसे एक नई सीख लिया जा सके। कहते हैं इस युग का तमिल क्षेत्र 5 जो है टिनाइयों अथवा आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित तथा अर्थात विशेष आर्थिक सूत्रों पर आधारित थे। वो थे कुरैनंजी पहाड़ी क्षेत्र, पलाई निर्जल क्षेत्र, जो मुलई चरवाहा क्षेत्र और मरुधम नम क्षेत्र और नीतल यानी समुद्री तट। यानी देखिए इसको जो है विभिन्न भागों में विभक्त किया गया था, जिसको हम कुरैनंजी किसको कहते थे, पहाड़ी क्षेत्र को, और पलाई किसे कहते थे, निर्जल क्षेत्र को। यानी निर्जल का मतलब होता है जहाँ पर जल की एक बूंद भी ना हो, उसे निर्जल क्षेत्र कहते थे। मुलाई यानी चरवाहा क्षेत्र, यानी जहाँ पर जानवरों को चराना बहुत आसान था। नम क्षेत्र यानी मरुदम, नम क्षेत्र का मतलब था जहाँ पर पानी की मात्रा पाई जाती थी। और उसके अंतिम चरण में था नित्तल यानी समुद्री तट, जो समुद्री तट के निकट होता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जिसको आपको दिमाग में रखना चाहिए।
क्योंकि ये जो है यूपीएससी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं जहां बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमने अब आज तक तो कभी पढ़ा ही नहीं इसके बारे में। ठीक है, इन क्षेत्रों का जो है सीमांकन स्पष्ट नहीं था तथा पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए थे। अपनी विभिन्न भौगोलिक संदर्भों तथा पर्यावरण विषमकों विशेषताओं की वजह से विभिन्न जो है टिनाइयों के नागरिकों के अपने स्वयं के निर्वाह के लिए जो है स्वयं के माध्यम थे, यानी वो स्वयं अपने सारे कार्य किया करते थे, जो उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट विशेषताओं में से एक मानी जा सकती है। जैसे कि कुरैशी में शिकार करना तथा कंदमूल चुनना था, पलाई में जहाँ कुछ उत्पादन संभव नहीं था यह आक्रमण तथा लूटपाट था। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है शिकार करना, कंदमूल चुनना, ठीक है, पलाई में जहाँ उत्पादन संभव नहीं था यह आक्रमण तथा लूटपाट था। मुलाई में पशुओं के देखभाल के रूप में या मरुदम में कृषि तथा नितम में यह मछली पकड़ना तथा नमक उत्पादन करना इनके व्यवसायों में से एक माना जा सकता है। हालांकि वर्ण व्यवस्था का ज्ञान होने के बावजूद भी उत्तर भारतीयों की भांति संगम काल में जो है समाज के वर्ग को उच्च तथा निम्न श्रेणियों में नहीं पहचाने जाते थे। जैसे समाज में ब्राह्मणों का जो है अस्तित्व था, तभी सभी वैदिक कर्मकांड तथा समारोह वे ही जो है संचालित किया करते थे। यानी देखा जाए तो इस समय ब्राह्मण का बहुत बोलबाला था। सारे कर्मकांड जितने भी होते थे ब्राह्मण के द्वारा संपन्न किए जाते थे और ब्राह्मण का उस समय वर्ण जो है बहुत काफ़ी ऊपर रखा जाता था, जैसे हर एक समय में हमने देखा है। तो संगम काल में भी कुछ इसी तरह के जो है दृश्य हमें देखने को मिलती है। ये जो आपके समक्ष दिख रहा होगा, आप आश्चर्य हो गए कि ये चीज़ है क्या। ये देखा जाए तो महापाषाणिक कब्रें हैं। कब्र का मतलब जहाँ पर जो है मृत्यु को दफनाया जाता था, कुछ इस तरह से जो है वहाँ पर बनाया जाता था। कहते हैं जो है महापाषाणिक समय अवधि में उनके दफनाने का भी अपना एक स्टाइल तरीका हुआ करता था, जो आपके समक्ष ये प्रस्तुत है। ये काफ़ी विस्तृत है और बहुत ही विचित्र है और इसको देख के आप आश्चर्यचकित हो जाओगे और आश्चर्यचकित और भी होगे जब दूसरा आप जो है चित्र को देखोगे। देखिए ये भी जो है एक कब्र है जो महापाषाणिक समय के काल के अंतर्गत बनाई जाती थी। आप देख सकते हो कि बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा करके जो है यहाँ पर बनाया गया है और गड्ढा खोद के जो है उसको अंदर बनाया गया है। और कहते हैं ये कब्रें उस समय जो थी शहरों से काफ़ी दूर बनाई जाती थी। ठीक है, शायद उसका कोई अपना एक महत्व रहा हो, क्योंकि हमें भी पता है कि कभी भी जो है मृत शरीर जो होता है कभी भी शुद्ध नहीं माना जाता है। तो वो लोग भी शायद इस बात से जो है अवगत थे और उनको ये समझ जरूर थी, तभी जो जाके ये जो है शहरों से दूर कब्र का जो है बनाते थे और वहाँ दफनाया करते थे। तो ये अपनी उनकी विशेषता थी। यहाँ महापाषाणिक युग के समय जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दृश्य जो था। हम जो बात वहाँ पर कर रहे थे कि उस समय के जो समय कालीन में जो ब्राह्मणों का स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट था और वो हर एक जो है कर्म कांड किया करते थे। कहते हैं वहाँ उस समय जो था ब्राह्मण का सिर्फ कर्म कांड ही कराना नहीं था, बहुत और भी कार्य था, जैसे कि सरदारों को सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। यानी सरदारों को जो है सलाह भी दिया करते थे और सरदार जो है सलाह लेने के लिए पंडित के पास ही जाते थे, यानी ब्राह्मण के पास ही जाया करते थे। तो ब्राह्मण का उस समय बहुत अपना विशेष स्थान था, किंतु उन्हें समाज में विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। ये सबसे बड़ी विडंबना थी कि वो सभी कर्म कांड करते थे, सरदारों को सलाह भी देते थे, लेकिन उन्हें जो है समाज में विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी विशेष अधिकार न देना संगम वंश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बात यहाँ आता है। व्यक्ति अपने जो है व्यवसाय के अनुसार ही जाने जाते थे। जो जैसा व्यवसाय करता था वैसा ही उसको नाम पड़ता था, जैसे आज के समय में होता है। जैसे कारीगर, शिल्पी, नमक विक्रेता, व्यवसायी, कपड़ा व्यवसायी, तो इसी तरह से जो वहाँ पर कार्य संपन्न किया जाता था। संपन्न वर्ग ईंटों से बने पक्के मकानों में निवास करते थे। यानी देखा जाए जो वर्ग संपन्न थे, अर्थ अमीर थे, वो ईंटों के बने हुए मकानों में जो है अपना निवास स्थल बनाते थे तथा मूल्यवान वस्त्र धारण किया करते थे। वही निर्धन वर्ग जो है मिट्टी की झोपड़ी में निवास करते थे और साधारण वस्त्र धारण किया करते थे। देखिए ये जनरली बात है जो हर एक समय काल में हमें देखने को मिला है। राजा महाराजा अमीर जो थे महलों में रहा करते थे और गरीब जो है झुग्गी झोपड़ी में ही रहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आधुनिक युग में भी आप देखोगे कि झुग्गी झोपड़ियों की संख्या हद से अधिक है और जो बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो बड़े बड़े घर में रहते हैं, बड़े बड़े कमरों में रहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक समय काल में इस तरह के दृश्य जो है एक आम बात मानी जा सकती है। योद्धाओं के समाज में विशेष स्थान प्राप्त था तथा ये युद्ध करते समय अपने प्राण जो है अर्पित करने वाले योद्धाओं के सम्मान पत्थर के स्मारक और नटुकल
और विरुकल स्थापित किए जाते थे। देखिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस समय जो योद्धाएं थे, अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनको जो है समाज में बहुत सम्मान मिलता था। ठीक है, उनके मरण उपरांत जो होता था सम्मान में पत्रों स्मारक और नटकुल और विरुकुल स्थापित किए जाते थे, जो उनके जो विश्वास और उनकी वीरगति पर जो है दी जाती थी। जो योद्धा जो है मृत्यु को प्राप्त करते थे उन्हें देव प्रतिमाओं के समान पूजा जाता था। ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जो योद्धा युद्ध में मारे जाते थे उन्हें देव प्रतिमाओं के समान जो है पूजनीय माना जाता था, क्योंकि उन्होंने जो है अपना प्राण को निछावर किया था। तो ये संगम वंश की सभी विशेषताओं में से एक इंपॉर्टेंट विशेषता मानी जा सकती है। संगम युग की महिलाएं शिक्षित प्रतीत होती थी, यानी देखा जाए तो संगम युग की महिलाएं शिक्षित होती थी। वह संगम साहित्य में कवियों द्वारा रचनाओं के योगदान से ज्ञात होता है कि महिलाओं की क्रियाशीलता आर्थिक गतिविधियों में भी मिलती है। यानी देखा जाए तो संगम वंश के अंतर्गत जो है महिलाएं शिक्षित हुआ करती थी, क्योंकि कहा जाता है कि साहित्य में कवित्रियों की काफ़ी रचनाएं देखने को मिला है। यथा धनारोपण, पशुओं का पालन पोषण, टोकरी निर्माण, धागा बनाना इत्यादि उनका तो वर्क था ही था, प्लस वो साहित्य में भी अपना जो है चलो सीमा तक पहुंच रखे थे। हालांकि सती प्रथा जैसी क्रूर परंपरा भी तमिल समाज में अस्तित्व में थी। यानी देखा जाए जो बुराई है सती प्रथा वो भी उस समय अवधि में था, और इसे जो है तीपातय दल कहते थे, यानी तीपायत दल कहते थे। किंतु यह जो है बाध्यकारी नहीं थी, क्योंकि समाज में कई विधवाओं को संदर्भ भी प्राप्त होते थे। हालांकि उनकी स्थिति जो है शोचनीय थी, क्योंकि उनके जो है साज श्रृंगार पर तथा किसी भी प्रकार का अमोद प्रमोद में भाग लेने पर प्रतिबंध था। यानी बहुत बड़ी विडंबना थी उस समय। ये कुप्रथाओं ने अपना जो था जरूर जो है अपना जो है चंगुल फंसा रखा था, जिसकी वजह से औरतों को जो है सम्मान तो मिला, लेकिन उनको जो है तकलीफ भी कम नहीं थी। संगम वंश के लोग जो हुआ करते थे वो लोग कृषि, शिल्प और व्यवसाय जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सदैव व्यस्त रहते थे। यानी देखा जाए तो संगम वंश के जो लोग हुआ करते थे वो लोग कृषि, शिल्प और व्यवसाय जैसी गतिविधियों में सदैव ही व्यस्त हुआ करते थे। धान सर्वाधिक महत्वपूर्ण पैदावार मानी जाती थी उस समय के अंतराल में। यह लोगों के भोजन का भी अभिन्न अंग होने के साथ साथ वस्तु विनिमय में भी काफ़ी काम आती थी, क्योंकि तमिल क्षेत्र में निरंतर बहने वाली नदियां नहीं है। अंततः शासक वर्ग जो है तालाब तथा बांधों का निर्माण करके कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित किया करते थे। यानी वो अपने तरीके से कृषि करने का जो है उपाय ढूंढ चुके थे। चोल शासक जो है करिकल की कावेरी नदी पर बांध का निर्माण कराने का श्रेय भी जाता है, यानी चोल शासक को जाता है। इस क्षेत्र में प्रथम बांध होने का भी गौरव प्राप्त है। शिल्प के क्षेत्र में सूती तथा रेशमी वस्त्रों की कताई सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। कहते हैं नमक उत्पादन अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक मानी जाती थी, क्योंकि नमक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता था। संगम काल की सबसे विशिष्ट विशेषताएं रोम साम्राज्य के साथ जो है व्यापारिक प्रगति थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि व्यापार करने के लिए वो जो थे रोम साम्राज्य के साथ व्यापार करना संगम वंश का सबसे विशेषताओं में से एक मानी जा सकती है। दक्षिण की सबसे विशेष विशेषता जो है रोम साम्राज्य के साथ व्यापारिक प्रगति थी, और लेकिन दक्षिण भारत में मिली रोम जो है मुद्राओं से इस तथ्य की पुष्टि भी हो जाती है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि मानसून की खोज तथा भारतीय तटीय जो है पश्चिमी विश्व के मध्य प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग इस व्यवसाय प्रगति का मुख्य कारक रहा। ये इसने जो है तमिल क्षेत्रों में नए जिलों तथा शिल्प केंद्रों को जन्म भी दिया है। कहते हैं वन जी की तमिलनाडु में वर्तमान करूर के नाम से भी जाना जाता है। चेर वंश की राजधानी होने के साथ साथ व्यापार तथा शिल्प का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। मुजिरिस तथा अथवा दक्षिण पश्चिमी तट पर जो है कैगोनोर चेर साम्राज्य का सर्वोत्तम बंदरगाह माना जाता है। हमें बताया जाता है कि सोने से लदे रोम के पोत यहाँ आते थे और तथा बड़ी मात्रा में काली मिर्च ले जाया करते थे। यानी काली मिर्च के लिए ये बहुत काफ़ी मनपसंद चीज़ हुआ करता था, यानी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कहते हैं यह उत्कृष्ट वस्तुओं तथा हाथी दांत का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि हाथी के दांत भी वो लोग यहीं से ले जाया करते थे। तमिलनाडु के जो है तिरुवल्लुवर जिले में स्थित जो है करुकोई पांडे का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, और यह अपने मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। चोल वंश के राजधानी जो था उरेयूर तमिलनाडु के जो है तिरुचिरापल्ली
जो वैभवशाली भवनों वाली जो भव्य नगरी थी। चोल का प्रमुख बंदरगाह जो था कावेरीपट्टनम अथवा जो है पुहार था, और संगम कवियों ने बाजार के सैनिक द्वारा सुरक्षित भी बताया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। धर्म के क्षेत्र में संगम काल में जो है उत्तर भारतीय तथा दक्षिण भारतीय परंपराओं के मध्य शांतिपूर्ण तथा निकट के काफ़ी संबंध थे। किसके अंतर्गत? धर्म क्षेत्र के अंतर्गत संगम काल और उत्तर भारत में काफ़ी निकटतम संबंध थे। और धार्मिक जो है कर्मकांड करवाने वाले ब्राह्मणों ने दक्षिण भारत में इंद्र, विष्णु और शिव इत्यादि की आराधना को लोकप्रिय बना दिया। यानी देखा जाए तो इंद्र, विष्णु का और शिव का इस समय के दौरान पूजनीय माना गया था। जैन तथा बौद्ध भिक्षुकों को भी तमिल क्षेत्रों में अस्तित्व के प्रमाण हमें मिलते हैं। स्थानीय नागरिक विशेषकर पहाड़ों पर निवास करने वाले मुरुगन नामक देवता की आराधना किया करते थे। यानी मुरुगन जो था उनका सबसे प्रिय देवता थे जिनका वो आराधना किया करते थे। जैसे उत्तर भारत में जो है युद्ध देवता कार्तिकेय माना जाता था। यानी इनको मुरुगन को जो है उत्तर भारत में जो है कार्तिकेय माना जाता था, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ आ जाता है। यदि इस बात को हम संक्षेप में कहें तो संगम साहित्य, प्रेम और भावनाएं, युद्ध तथा सामाजिक आचरण पूर्व मध्यम से लेकर ईसा पूर्व 300 से 300 ईस्वी तक तमिल क्षेत्र के जो है राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक विषमताओं का आर्थिक समृद्ध एक जो है पुण्य चित्र प्रस्तुत करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट तो ये भी रहेगा कि हम इसको मैप के अंतर्गत भी देखें कि ये क्षेत्र कैसे फैले हुए थे। चलिए देखते हैं मैप में कि ये क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत थे और संगम काल की इसकी क्या महत्वता थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है आपका जो है मध्य प्रदेश के साइड नर्मदा, तप्ती, एलोरा, अजयना जो है नागपुर, महानदी, सारे के क्षेत्र जो थे इन क्षेत्र के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, बहुत ज़रूरी था। और इसके नीचे भी काफ़ी क्षेत्रों में ये क्षेत्र देखिए यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा प्राचीन स्थल और आधुनिक शहर। देखिए प्राचीन जो थे स्क्वायर में बने हुए हैं, यानी उड़ियार, ठीक है, कांची, महाबलीपुरम से सारे क्षेत्र थे उस समय। ठीक है, इसमें तुंगभद्र भी था। यानी सारे क्षेत्र जो थे तमिलनाडु के साथ थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी ज़रूरी थे।